हेलो, वेलकम टू एवरीवन इन दिस चैनल डियर करियर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, क्लास 10 हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ एक महीना बाकी है। तो अगर आपको साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो मैं बस जो वीडियोस इन एक महीने में लाऊंगा ना, अगर आप बस यही कर लेते हो तो आप लोग का 85 टू 95% आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा नाम है हिमांशु और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले है केमिकल रिएक्शन। लिखा है द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि अगर एक सब्सटेंस अपने नए प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होता है, कहाँ से, फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेस। अगर हम एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं और उनके रिएक्ट होने से अगर एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है अपने नए प्रॉपर्टीज़ के साथ, तो उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं तो उनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स। और नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस विच आर फॉर्म इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। और ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं जो कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन के लिए भाग लेते हैं, उनसे रिएक्ट होने के बाद, उनका रिएक्ट होने के बाद यहाँ पे जो भी सब्सटेंस फॉर्म होता है हम उनको कहते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब इसके यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। लिखा है डाइजेशन ऑफ फूड, जैसे कि यहाँ पे खाना का पचना। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये सब तो आप लोगों को पता होगा, रेस्पिरेशन क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये सब तो बताना नहीं पड़ेगा। तो ये जो सारे के सारे एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट अभी पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। अब देखिए केमिकल रिएक्शन में कुछ कुछ चीज़ इन्वॉल्व रहते हैं। क्या क्या चीज़ है? पहला है चेंज इन स्टेट। ठीक है, यानी जब भी कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन यहाँ पे होता है उसमें किसी ना किसी प्रकार का यहाँ पे स्टेट में चेंज होता है। स्टेट कहने का मतलब या तो वो सॉलिड स्टेट रहेगा या तो लिक्विड या तो गैस, स्टेट्स तो पता होगा। और नेक्स्ट है चेंज इन कलर, या तो कभी कभी यहाँ पे कलर का भी चेंजेस हो जाता है। और नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में भी कभी कभार चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो यहाँ पे कभी कभार कुछ केमिकल रिएक्शन होने पर यहाँ पे गैस का भी इवोल्यूशन होता है, यानी गैस भी कुछ कुछ फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखा है कि वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए कुछ यहाँ पे वेज होते हैं। जैसे सबसे पहले एक एग्जांपल बता दूँ, लिखा है Zn+H2SO4। तो ये जो लिखा है ये है जिंक, ये है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता होगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड का होता है इसको कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो है उसका नाम है ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये वाला होता है RHS यानी राइट हैंड साइड, तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट में जो यहाँ पे जो पार्ट ले रहे हैं उनको कहते हैं रिएक्टेंट, और इनके पार्ट लेने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्म होता है इनको कहते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, समझ आ गया? नेक्स्ट, अच्छा, तो नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ये केमिकल इक्वेशन में क्या लिखा है? लिखा है अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके इक्वेशन को पहले लिखना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। तो यहाँ लिखा है कि अगर एक केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे पहले उसके हमको एलिमेंट्स के सिंबल्स को लिखना पड़ेगा या फिर उसके केमिकल फार्मूला को लिखना पड़ेगा। किसके? सबसे पहले यहाँ रिएक्टेंट का भी लिखना पड़ेगा और उसके बाद उन दोनों को रिएक्ट करने पर क्या प्रोडक्ट आ रहा है उनका भी केमिकल फार्मूला हमको लिखना पड़ेगा विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी फिजिकल स्टेट मतलब मैंने अभी भी बताया था, जैसे कि सॉलिड स्टेट में यहाँ फॉर्म हो रहे हैं या लिक्विड में या गैस में, तो वो सारा का सारा लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखा है द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, जैसे कि आप लोग ये वाला देख सकते हो, यहाँ पे जो ये एरो दिया हुआ है, तो यहाँ पे कोई भी अगर दो यहाँ पे रिएक्टेंट लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिखा गया है, तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके बीच में जो एरो है,
अगर यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा कहीं पे, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इन रिएक्टेंट को इतने टेम्परेचर पे यहाँ पे रिएक्ट करवाया गया, तभी ये तुम्हारे ये जो प्रोडक्ट है वो गिवन हुआ। तो यहाँ पे कभी कभार जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे टेम्परेचर गिवन होता है एरो के ऊपर में, या फिर कभी कभार प्रेशर भी गिवन हो जाता है, या फिर कभी कभार कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा चीज़ होता है जो कि यहाँ पे इन रिएक्शंस को रिएक्ट करवाने में मदद करवाता है, और वो भी बिना इन्वॉल्व हुए, मतलब वो बिना खुद इन्वॉल्व हुए यहाँ पे वो रिएक्ट करवाता है, और वो भी ये भी बहुत ही फास्टली रिएक्ट करवाता है कोई भी चीज़ों को। ठीक है, कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए ये बहुत ही फास्टली रिएक्ट करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साफ साफ एग्जांपल्स लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम इज़ बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब मैंने मैग्नीशियम को यहाँ पे एयर के साथ बर्न किया, यानी ऑक्सीजन के साथ मैंने बर्न किया, तो यहाँ पे इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर यहाँ पे क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब यहाँ पे कुछ केमिकल इक्वेशन को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। अच्छा, तो बैलेंस करने से पहले हमको कुछ चीज़ जानना पड़ेगा। क्या है? सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये एक ऐसा लॉ है, जैसे कि मैं भी बता रहा हूँ, इसमें ये बताते हैं इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे कोई भी तुम्हारा दो प्रोडक्ट अगर यहाँ पे दो रिएक्टेंट अगर यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वहाँ पे रिएक्टेंट जितने एटॉम्स के थे उतने ही प्रोडक्ट भी उतने ही एटॉम्स के आएंगे। यानी डायरेक्ट मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं, लिखा है मैटर को ना ही हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे मैटर कहने का मतलब वही जो एलिमेंट्स जो यहाँ पे रिएक्शन करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे Mg हो गया और ये O हो गया। ठीक है, दोनों को जब हमने रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे जो भी फॉर्म हुआ वो भी इन दोनों के एटॉम्स के बराबर ही फॉर्म हुआ। अभी मैं आगे बता रहा हूँ कैसे होता है। एक और चीज़ लिखा है कि सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। तो जो मैंने बताया अभी वही लिखा हुआ है। लिखा है यहाँ पे कोई भी अगर तुम्हारा केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ना, वो रिएक्टेंट साइड में भी सेम होंगे और प्रोडक्ट साइड में भी सेम होंगे। ठीक है, अभी तुमको पता चल जाएगा। देखो स्टेप वाइज बैलेंसिंग, इसको हम हीट एंड ट्रायल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे यहाँ पे पहला स्टेप है, लिखा है राइट ए केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। तो सबसे पहले एक यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हमको लिखना पड़ेगा और उन सभी के फार्मूलाज के आगे पीछे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक बॉक्सेस। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है Fe + H2O। ठीक है, गिव्स Fe3O4 + H2। ठीक है, ये है आयरन, ये है वाटर, इनको मिक्स कराया गया तो यहाँ पे निकला आयरन ऑक्साइड। ठीक है, और ये है हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ लिखा है डो नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्स। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर की कोई भी चीज़ों को यहाँ पे तुमको चेंज नहीं करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो स्टेप 2। स्टेप 2 में लिखा है काउंट द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन। अब तुमको यहाँ पे जितने भी मैंने यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स, वो सारे यहाँ पे एलिमेंट्स को तुमको सबसे पहले एटॉम्स को गिनना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने जैसे एक टेबल बनाया गया है। ठीक, सबसे पहले मैंने एलिमेंट्स का नाम लिखे। तो यहाँ पे मुझे कौन कौन एलिमेंट्स दिखे हैं? मुझे यहाँ पे आयरन दिखा है। ठीक है, और मुझे हाइड्रोजन दिखा और ऑक्सीजन। इधर भी वही सेम है, आयरन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, इन सबको सबसे पहले इधर लिख दिया। अब उसके बाद देखो यहाँ लिखा है नंबर ऑफ एटॉम्स एट रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट साइड में कितने ठो एटॉम्स है? तो ये वाला साइड है रिएक्टेंट साइड, तो इसमें आयरन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे आयरन का जगह 1 लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह 2 लिखा गया। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह 1 लिखा गया। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला है नंबर ऑफ एटॉम्स एट प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? प्रोडक्ट यानी ये वाला साइड। अब इस साइड में कितने ठो यहाँ पे नंबर ऑफ एटॉम्स है? तो यहाँ भी उधर आयरन है, तो लेकिन इधर आयरन 3 है, तो यहाँ पे आयरन को 3 लिखा गया। ठीक है, और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कौन है? ये वाला, तो यहाँ पे इसको 4 लिखा गया। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले भी 2 था और अभी भी 2 ही है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप 3। स्टेप 3 में लिखा है इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटॉम्स ऑफ ईच एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर बाय पुटिंग इन फ्रंट ऑफ इट। देखो यहाँ पे बोला है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे किसका नंबर ऑफ एटम ज़्यादा दिख रहा है? तो मुझे यहाँ पे ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मुझे ऑक्सीजन का दिख रहा है, तो सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो मुझे इस साइड भी 4 करना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ? मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाई कर दूँ।
ठीक है। अगर मैं इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करता हूँ तो इधर भी मेरा 4 हो जाएगा, इधर भी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैंने आगे 4 लगाया। हमेशा याद रखना आगे 4 लगाया जाता है, ये आगे कोई भी नंबर हो आगे लगाया जाता है। ऐसा नहीं कि इसके यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नीचे लगा दिए, ऐसा नहीं लगाया जाता है, हमेशा यहाँ पे आगे लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे O के आगे 4 लगा दिया। ठीक है। अच्छा, अब तुम बोलोगे यहाँ पे O के आगे 4 लगाने पर यहाँ पे तुम्हारा जो H था ना, ये H तो 2 नहीं है अभी भी, क्योंकि H के आगे 4 भी लग गया है। तो ये 4 इंटू 2 यानी H टोटल 8 हो गया। तो इधर H 8 हो गया और इधर H 2 ही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर भी 2 है तो इधर भी मुझे 4 लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा है ट्राई टू इक्वलाइज ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड बाय एडिंग कोएफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है। यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे सारे जितने भी, अगर तुम यहाँ पे जो ऑक्सीजन के आगे 4 लगा दिए, उसके बाद इनमें जिस जिस एलिमेंट्स में अगर चेंजेस आ जाते हैं, अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन में 4 लगा दिया, तो यहाँ पे जो मैंने ऑक्सीजन में 4 लगा दिया, मेरे राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। तो राइट हैंड साइड में जो हाइड्रोजन था वो सिर्फ 2 ही है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे खुद से काउंट करके यहाँ पे मुझे सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले हम Fe वाला बताता हूँ। ठीक है। देखो प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है, 3 है। तो राइट हैंड साइड में Fe कितना है, 1 है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, Fe तो यहाँ पे सिंगल है, तो Fe को बस आगे मैं 3 कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे Fe बैलेंस हो गया मेरा। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने ऑक्सीजन के आगे 4 लगाया था ना, उसके चलते यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो 2 ही रह गया। तो उसके आगे भी अगर हम 4 लगा दें तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए टोटल। और इधर हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 इंटू 2 8 हो गए। ठीक है। तो ऑक्सीजन मेरा इधर 4 हो गया था और इधर भी ऑक्सीजन पहले से 4 था। तो ऐसे करके हमको यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट एक चीज़ यहाँ पे नोट करने लिखा है नाउ ऑल द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स। अच्छा, यहाँ बोला है कि यहाँ पे जब हमने ये सब बैलेंस कर दिया तो यहाँ पे सारे एटम्स यहाँ पे बैलेंस हो गए, सारे एलिमेंट्स यहाँ पे बैलेंस हो गए। ठीक है, दोनों ही साइड में। ठीक है। Fe यहाँ पे 3 हो गया था। ठीक है। और यहाँ पे Fe पहले से 3 था। ठीक है। ऑक्सीजन को हमने 4 किया। ठीक है। और यहाँ पे पहले से O 4 में था। ठीक है। ऑक्सीजन को 4 करने की वजह से H यहाँ पे कितना हो गया था, 4 इंटू 2 हो गया था, 8 हो गया था। तो यहाँ भी मेरा H कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। ठीक है। अच्छा, एक और अभी स्टेप 5 लिखा है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे स्टेप 5 में क्या लिखा है राइट द फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। देखो स्टेप 4 तक तुम्हारे यहाँ पे काम हो गया। ठीक है, तुमने यहाँ पे जितना बैलेंस करना था वो सारा कर दिया। स्टेप 5 में एक चीज़ लिखा है, जब यहाँ पे बैलेंस हो गया तो इनका फिजिकल स्टेट तुमको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे जो आयरन है, ठीक है, आयरन का फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है। तो आयरन को मुझे यहाँ पे सॉलिड लिखना पड़ा। ठीक है। ये है वाटर का तो पता है, वाटर तो यहाँ पे गैस रहेगा हमेशा। ठीक है। तो यहाँ पे वाटर को मैंने यहाँ पे गैस रखा। ठीक है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, यहाँ पे लिखा है आयरन ऑक्साइड। ये आयरन ऑक्साइड भी जो है ये भी एक टाइप का सॉलिड है, तो इसको मैंने इसका फिजिकल स्टेट सॉलिड लिखा। ठीक है। और जब भी यहाँ पे कभी भी फिजिकल स्टेट लिखा जाता है, इनको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, ऐसे ब्रैकेट करके उनका फिजिकल स्टेट को लिखा जाता है। और यहाँ पे देखो हाइड्रोजन भी गैस है, तो हाइड्रोजन को मैंने गैस में कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे पहला हो गया तुम्हारे, यहाँ पे सॉलिड स्टेट को ऐसे लिखा जाता है, लिक्विड स्टेट को स्मॉल l और गैस स्टेट को स्मॉल g और एक्वा स्टेट को AQ। अच्छा, एक्वा स्टेट का मतलब बता दूं, यहाँ पे एक्वा स्टेट का मतलब होता है जो कोई भी यहाँ पे एलिमेंट फॉर्म हो या कंपाउंड फॉर्म हो, अगर उसमें वाटर थोड़ा मोड़ा कंटेन है तो उस चीज़ों को हम एक्वा स्टेट में लिखा जाता है। ठीक है। एक्वा स्टेट का मतलब होता है कंटेनिंग वाटर, यानी उसमें थोड़ा मोड़ा वाटर है, या तो बोल सकते हो वाटरी सब्सटेंस है वो। ठीक है। एक स्टेप 6 लिखा है। स्टेप 6 में लिखा है राइट नेसेसरी कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट ऑन एरो अबव और बिलो। ठीक है। लिखा है यहाँ पे तुमको यहाँ पे नेसेसरी कंडीशन लिखना नहीं, सॉरी, जहाँ जहाँ नेसेसरी कंडीशन होगा वहाँ तुमको टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को लिखना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट को कहाँ लिखा जाता है, या तो एरो के अबव में या तो एरो के बिलो में। ठीक है। अगर आगे क्वेश्चन आता है तो उसमें तुम देख लेना। ठीक है। तो टेम्परेचर यहाँ पे सपोज करो, इन रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ पे सपोज करो टेम्परेचर लगा 300 डिग्री सेल्सियस या कुछ भी। ठीक है। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे एरो के ऊपर में लिख सकते हो कि इतना डिग्री सेल्सियस में ये वाले हुए। ठीक है। या प्रेशर लगा, ठीक है, जितना भी प्रेशर लगा तो उसको तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। कैटलिस्ट यानी तुमने यहाँ पे सनलाइट की हेल्प से किया या जो भी है वहाँ पे, ठीक है, जो भी वहाँ पे कैटलिस्ट रहेगा उसको यहाँ पे डालना पड़ता है। ठीक है। अच्छा,
अभी इस चैप्टर का यहाँ पे मेन टॉपिक जो होता है वो चालू होता है, जिससे कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो है लिखा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है क्या, देखो जैसे पढ़ के ही समझ आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, लिखा है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट यहाँ पे रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, या करवाया जाता है ताकि वो दोनों कंबाइन होके यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट बन के आए। ठीक है, समझ आया। एग्जाम्पल देखो, लिखा है बर्निंग ऑफ कोल। अच्छा, कोल को कैसे बर्निंग करा जाता है, तो कोल का मतलब कोल किससे बना है, कोल बना है कार्बन से। ठीक है, कार्बन का मैंने यहाँ पे फिजिकल स्टेट भी लिखा है सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि कोल, तो कोल यहाँ पे फिजिकल स्टेट है उसका सॉलिड, तो यहाँ पे ये कोल नहीं है, कार्बन है। ठीक है, कार्बन का फिजिकल स्टेट है सॉलिड, तो यहाँ पे लिखा है कार्बन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का फिजिकल स्टेट हो गया गैस, तो यहाँ पे मैंने उसको गैस में लिखा है। तो कार्बन को अगर मैं ऑक्सीजन के साथ बर्न करूँ तो यहाँ पे मेरे को क्या गिफ्ट दे रहा है, ये दे रहा है CO2, जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एक टाइप का गैस है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अच्छा, वाटर किससे बनता है, वाटर में क्या क्या तुम देखे हो, वाटर में तुम देखे हो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये पक्का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा, यहाँ पे H के आगे 2 क्यों लगाया गया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे हाइड्रोजन को सिर्फ H2 लिख देते हैं और O2 को सिर्फ O2 लिखा जाए तो यहाँ पे जो कंबाइन होकर ये जो बनेंगे ना, ये एक्चुअली बनेंगे 2H2O। ठीक है, ये बनेंगे 2H2O। तो यहाँ पे इस H2O को, यानी O तो तुम्हारा 2 रह जाएगा पर H यहाँ पे 4 हो जाएंगे, तो H को बैलेंस करने के लिए यहाँ H2 जो था उसके आगे में एक और 2 लगाया जाएगा। ठीक है, समझ आया। चलो, तो यहाँ पे तुम्हारा इतना यहाँ पे हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी तुम्हारे 2 यहाँ पे रिएक्टेंट मिल जाते हैं, एक प्रोडक्ट बन के आता है। नेक्स्ट में यहाँ पे 2 रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बन के आता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें लिखा है रिएक्शन इन विच हीट इज़ रिलीज्ड अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि अगर तुम्हारा कोई प्रोडक्ट निकल के आता है तो उसके साथ साथ हीट भी निकल के आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे तुम एग्जांपल देख लो, लिखा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, यहाँ पे नेचुरल गैस क्या होता है, नेचुरल गैस का मतलब होता है मीथेन। ठीक है, इसके बारे में तुम आगे क्लास में आगे के चैप्टर्स में पढ़ाई करोगे। ठीक है, तो लिखा है कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, यानी जब मैंने यहाँ पे मीथेन को यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया। एक चीज़ तुम लोग याद रखना, कभी भी यहाँ पे बर्निंग का नाम आता है तो समझ जाना यहाँ पे जो भी यहाँ पे कंपाउंड या एलिमेंट हो उस चीज़ों को हमको ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मेन यहाँ पे बर्न करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जब इस मीथेन को मैंने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो यहाँ पे क्या गिफ्ट दिया, यहाँ पे CO2 गिफ्ट दिया जो कि एक गैस है, और यहाँ पे एक वाटर है। ठीक है, H2O वाटर, ये भी गैस के फॉर्म में ही आया। ठीक है, और ये है हीट। ठीक है, तो एक तुम लोग चीज़ नोट करना कि जहाँ जहाँ चीज़ यहाँ पे मैंने पढ़ाया है, जहाँ जहाँ तुमको वाटर मिला है, तुम लोग बोलोगे कि वाटर तो उसका स्टेट तो लिक्विड होता है, वाटर का स्टेट लिक्विड होता है, पर यहाँ पे जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना, उन रिएक्शंस में जो वाटर आ रहा है वो गैसेस के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ को तुमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो यहाँ पे गैसेस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। ठीक है, चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसमें लिखा है, ये है नंबर 2, रेस्पिरेशन इज़ ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे, देखो रेस्पिरेशन के लिए हमको चाहिए क्या, ग्लूकोज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये ग्लूकोज हमारे यहाँ पे बर्न होता है तो यहाँ पे बर्न करने के लिए क्या चाहिए, O2। ठीक है, ये 6 कहाँ से मैं बता रहा हूँ, तो ये क्या गिवन देता है, ये गिवन देता है 6 CO2। ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि एक्वस फॉर्म में, यानी देखो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस होता है पर ये किस फॉर्म में निकल के आया, एक्वस फॉर्म में, यानी इसमें कुछ कुछ वाटर कंटेन है। ठीक है, और ये वाला है H2O, है ना, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, यानी अब ये जो H2 है ना, ये लिक्विड के फॉर्म में निकल के आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ एनर्जी भी निकल के आ रही है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एक चीज़ याद रखना, कभी भी 2 रिएक्टेंट को हम अगर रिएक्ट करवाते हैं ना, तो यहाँ पे ज़रूर जो भी प्रोडक्ट आता है उसके साथ एक एनर्जी या आता ही आता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट एनर्जी के फॉर्म में आएगा या तो ATP के फॉर्म में आएगा। ठीक है, ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है,
तो वो भी एक टाइप का एनर्जी है। तो यहाँ पे डायरेक्ट एनर्जी भी लिख सकते हो या फिर एटीपी भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ बर्न करवाया गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर निकल के आया, और ये जो आगे के जो यहाँ पे नंबर्स हैं ये सब बैलेंस करने के लिए लिखा गया है, ठीक है, जो कि मैंने पहले बता ही दिया था, ठीक है। नंबर 2 में आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो नंबर 2 वाला तुमको सुन के ही समझ आता होगा। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को डीकम्पोज करना, ठीक है, यानी जैसे बोल सकते हो तोड़ना, ठीक है। लिखा है द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक कंपाउंड, ठीक है, एक एलिमेंट नहीं, एक कंपाउंड, ठीक है, जो कि इसको हम तोड़ के या स्प्लिट करवाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंस में, उसको हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसा कि तुम ये देख सकते हो, मान के चलो ये जो ए है ये एक कंपाउंड है। जब मैंने इसको स्प्लिट किया ना, जब इसको मैंने तोड़ा तो इससे क्या क्या निकल के आया, इससे बी भी निकल के आया और सी भी निकल के आया। अच्छा, तो ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें 2 चीज़ आता है, एक आता है थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है, दूसरा आता है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो पहले थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ते हैं। लिखा है व्हेन डीकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। तो ऐसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि हीट की ज़रूरत पड़े उसको कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखो, लिखा है कि CaCO3, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो कि एक सॉलिड है, या सिंपली हम इसको लाइमस्टोन भी कह सकते हैं। इसको डीकम्पोज करवाने के लिए यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने क्या बताया, एक थर्मल डीकम्पोजिशन, दूसरा है फोटोलाइटिक। तो ये वाला जो है ये है थर्मल डीकम्पोजिशन। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे डीकम्पोज करवाने के लिए यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे CaCO3 को जब हम हीट के प्रेजेंस में हम तोड़े तो यहाँ पे ये क्या निकल के आया, CaO, जो कि कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सिंपली नाम है क्विकलाइम, ठीक है, प्लस CO2, इसका नाम तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि गैस के फॉर्म में आता है, ठीक है। और ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है यानी क्विकलाइम, ये एक सॉलिड है, ठीक है। तो ये क्विकलाइम इसके लिए, ठीक है, ये तो कार्बन डाइऑक्साइड है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है 2PbNO3 होल 2, ठीक है। इसका मतलब है, इसका नाम है लेड नाइट्रेट, ठीक है। इस लेड नाइट्रेट को भी तोड़ने के लिए यहाँ पे हमको हीट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे जब लेड नाइट्रेट को हम हीट की प्रेजेंस में तोड़े तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 2PbO प्लस 4NO2, ठीक है, जो कि गैस है, प्लस O2, ठीक है, ये भी एक टाइप का गैस है। तो इसका नाम है लेड ऑक्साइड, ठीक है, और इसका नाम है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये तो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ आगे में जो 2, 4 ये सब जो लगा है, ये सब बैलेंस करने के लिए लगा है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तुम लोग नोट करना, हमेशा जब भी रिएक्टेंट साइड में लिखा जाता है जितने भी नंबर ऑफ एटॉम्स होते हैं ना हर एक एलिमेंट के, उतने ही नंबर ऑफ एटॉम्स तुमको राइट हैंड साइड में भी लिखना पड़ेगा, प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान देना, वरना एग्जाम में मार्क्स भी कट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे Pb है 2, 2 Pb है, सिंपली यहाँ पे Pb 2 लगा दो। तो Pb अगर 2 लगा दिए, यहाँ O कितने हो गए, O2 हो गए, इधर भी O कितना है, O2 है, तो 2 × 4 करना पड़ेगा, 8 हो गया, ठीक है। तो इधर 8 हो गए और इधर O2 कितने हुए, 10 हुए, ठीक है, 10 और इधर 2 है पहले से, ठीक है, जो कि 12 हो गए। इधर देखो 12 कैसे हो रहे हैं, ये O3 है, 3 × 2, तो ये हो गया 6। अब ये जो 6 है ना, ये होल, ये पूरा का पूरा ये 2 से मल्टीप्लाई है, ये Pb भी, ये NO3 भी, ठीक है, और ये 2 भी, तो ये पूरा का पूरा इससे मल्टीप्लाई है। तो इधर जो O 3 × 2 6 हुआ, ये 6 को हमको इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये O पूरा निकल गया 12। तो राइट हैंड साइड में भी हमारा 12 आ रहा था, ठीक है, इसको 2 और इसको 2 × 4 8, ठीक है, और ये 2 10 हो गए और इधर 2 12, तो 12 हो गए, ठीक है। n कितने हुए, n देखो n यहाँ पे n का सिर्फ 2 है, 2 और ये जो आगे 2 है, तो 2 × 2 4, तो यहाँ पे n हमारा 4 है, ठीक है। तो सिंपली हो गया, Pb तो पहले से 2 था, O का हमने पता कर लिया, n भी हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बैलेंसिंग वगैरह करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका मतलब देखो, लिखा है व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो पहले तुमने थर्मल डीकम्पोजिशन में क्या पढ़ा, ऐसा डीकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें कि तुमको यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़े। इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन को करवाने के लिए यहाँ पे सनलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो एग्जांपल देख लो, 2AgCl, ठीक है, 2AgCl इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, जो कि एक सॉलिड है। इसको जब हम सनलाइट के हेल्प से ब्रेक किए तो यहाँ से क्या निकल के आया, सिल्वर, ठीक है, और क्या निकल के आया, क्लोरीन, जो कि गैस है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल देखो,
ये है 2AgBr, इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। 2 वगैरह तो आगे बैलेंस करने के लिए लगाना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो AgBr है इसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड। इसको जब हम सनलाइट के हेल्प से तोड़े तो ये गिव किया Ag + Br2, ठीक है, यानी सिल्वर और ब्रोमीन जो कि गैस है, ठीक है। अब तुम लोग को एक चीज़ यहाँ पे नोट करना पड़ेगा, लिखा है AgCl टर्न्स ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। तो ये जो AgCl है ना, जब तुम इसको सनलाइट के हेल्प से जब तोड़ते हो तो ये ना एक्चुअली ग्रे कलर में बदल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ को नोट करना पड़ेगा, जब इसको सनलाइट के हेल्प से तोड़ोगे तो ये एक्चुअली ग्रे कलर में बदल जाता है, ठीक है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट का हो तो AgCl यहाँ पे ग्रे में बदल जाएगा, प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा है, AgCl को सनलाइट के हेल्प से जब तोड़ोगे ना तो ये ग्रे कलर में बदल रहा होगा, ठीक है। चलो अच्छा, नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला चीज़ आ गया, ठीक है, ये है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो पहले तुम लोग ने क्या पढ़ लिया था यहाँ पे नीचे में, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे पढ़ लिए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी दूसरे में यहाँ पे पढ़ने वाले हो, यहाँ पढ़ोगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी एंडोथर्मिक रिएक्शन देखो होता क्या है, ठीक है। यहाँ लिखा है कि द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे उनको ना यहाँ पे रिएक्शंस करवाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। वो भी किस फॉर्म में, या तो हीट के फॉर्म में, या तो लाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, ठीक है, ताकि वो रिएक्टेंट्स को ब्रेक कर सके, ठीक है, और यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म करवा सके। तो वैसे वाले को कहते हैं एंडोथर्मिक। तुम लोग ने एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ा था पीछे में, एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ा था, एक्सोथर्मिक में यहाँ पे हीट रिलीज़ होता है, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ हीट रिलीज़ होता है। और एंडोथर्मिक में तुमने क्या पढ़ा था, एंडोथर्मिक में तुमने पढ़ा कि यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। तो एंडोथर्मिक होता है उसमें हीट की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सोथर्मिक होता है उसमें हीट रिलीज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये एंडोथर्मिक समझ आया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो नंबर 3 वाला रिएक्शन क्या है, ठीक है। नंबर 3 वाला रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है क्या, देखो इसमें सिंपली लिखा है द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना, वो कम रिएक्टिव वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, यानी उसको हटा देते हैं, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन, यानी जो सोल्यूशन निकल के आता है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख लो, ये है आयरन, ये है कॉपर सल्फेट CuSO4, तुमको पता होगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट, और ये है FeSO4, ठीक है, ये है फेरस सल्फेट, ठीक है, और ये है कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, तुमने आयरन को जब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया ना, तो ये कॉपर को यहाँ से आयरन ने हटा दिया और वो खुद आके यहाँ पे बैठ गया। तो यहाँ पे Cu को इसने हटा दिया और Fe आके खुद यहाँ पे बैठ गया। तो ये क्या बन गया, FeSO4, यानी यहाँ पे इसको हटा के Fe डाल दो तो FeSO4 बन जाएगा। तो FeSO4, और कॉपर को हटा दिया तो कॉपर यहाँ पे अलग हो गया। तो ऐसे वाले रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दूसरा एग्जाम्पल देख लो, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। इसमें देखो, इसमें फिर से वो कॉपर वो हट जाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ क्या बताया, मैंने बोला कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो यहाँ पे ज़्यादा रिएक्टिव वाला एलिमेंट कौन है, यहाँ पे तो आयरन है, कॉपर यहाँ पे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। और दूसरे वाले में देखो, यहाँ पे लिखा है जिंक, तो जिंक भी यहाँ पे कॉपर को हटा देता है और खुद आके यहाँ पे बैठ जाता है। तो जिंक यानी ZnSO4, तो ZnSO4 बन जाता है, ठीक है, और कॉपर को यहाँ पे अलग से हटा दिया जाता है, ठीक है। तो ये वाले तुम्हारे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, समझ आया। नेक्स्ट नंबर 4, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तुमने अभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो पढ़ा, अभी तुम लोग यहाँ पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये होता है क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें लिखा है अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन्स बिटवीन टू कंपाउंड्स। इसमें एक्चुअली दो कंपाउंड रहते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक, इसमें देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में तुमने क्या देखा, एक एलिमेंट था, एक कंपाउंड था, ठीक है। दूसरे में तुम अब जो पढ़ोगे डबल डिस्प्लेसमेंट, उसमें तुम्हारे दोनों के दोनों कंपाउंड रहेंगे, ठीक है। और दोनों के दोनों कंपाउंड रहेंगे, इसमें से एक पार्ट हटेगा और वो एक पार्ट जाएगा उसके साथ, और इसका जो पार्ट इधर आके डिस्प्लेस होगा वो पार्ट को हटा के वो जाएगा इसके साथ। तो ऐसे करके ये लोग म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं अपने अपने आयन्स का, ठीक है। चल एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल लिखा है सोडियम सल्फेट, इसका नाम है सोडियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है।
इन दोनों को जब रिएक्ट करवाया गया ना तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, यानी जो बेरियम है ये आके इस सल्फेट के साथ रिएक्ट कर गया, यानी Na2 को हटा दिया, ठीक है, सोडियम को हटा दिया और ये बी आके इधर बैठ गया तो BaSO4 बन गया, ये रहा। और जो Na2 हट गया ना वो आ गया Ba की जगह पे, ठीक है, तो बन गया NaCl2, ठीक है, ये रहा NaCl2 नहीं, Cl के आगे में वहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 था, यहाँ पे Na2 था, दोनों का यहाँ पे होल में करके 2 लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे Na2Cl2 नहीं लिखा जाता है, ठीक है, अलग अलग से नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो सोडियम सल्फेट, जो कि मैंने बताया कि पहले यहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे सल्फेट था, ठीक है, और यहाँ पे बेरियम क्लोराइड, ये बेरियम है, क्लोराइड है। तो ये जो बेरियम है ना ये क्लोराइड का साथ छोड़ के बेरियम जाके सल्फेट के साथ में बैठ गया, ठीक है। और ये जो Na2 है ना इसके जगह पे तो आके बेरियम बैठ गया, ये Na2 यहाँ पे हट गया, वो जाके बेरियम की जगह पे बैठ गया, तो ये लोग आपस में सीट एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। बेरियम इधर आ गया और Na2 उधर चले गया, तो बेरियम इधर आने पर क्या बना, BaSO4, तो ये रहा BaSO4, और जो Na है वो जब इधर आया तो क्या बना, NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड। तो ऐसे करके ये लोग आपस में अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। तुमको यहाँ पे एक चीज़ नोट करना पड़ेगा, लिखा है कि वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ BaSO4 इज फॉर्म्ड सो इट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा यहाँ पे जो BaSO4 आएगा ना ये एक्चुअली जो आएगा ये तुम्हारा एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट के फॉर्म आएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो नीचे में सोल्यूशन के नीचे में ऐसे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, तो ये वाइट कलर का सॉलिड के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है ना सॉलिड। तो ये क्या है ना, ये जो सोल्यूशन यहाँ पे आएगा ना ये वाले सोल्यूशन में जो बेरियम सल्फेट है ये यहाँ पे क्या है ना नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए वो लिखा है वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट कलर में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, और जो कि फॉर्म होगा, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें कि किसी प्रकार का यहाँ पे कोई चीज़ प्रेसिपिटेट हो रहा है तो समझ जाना वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखो, यहाँ लिखा है कि Ki, इसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, प्लस PbNO3 जो कि मैंने पहले बताया था इसका नाम था लेड नाइट्रेट, ठीक है। जब पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करवाया गया तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे आया लेड आयोडाइड, यानी जो लेड है ये चले गया K को हटा के खुद बैठ गया वहाँ पे, ठीक है, तो लेड वहाँ पे खुद चले गया और जाके I के साथ मिल गया, तो ये बन गया लेड आयोडाइड। और ये जो K है ये K आके इधर इनके साथ मिल गया, ये ब्रैकेट वाले के साथ मिल गया, तो ये K आके जब इधर मिला तो इसका नाम हो गया पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे तुम्हारा आगे आगे देख सकते हो, यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे I2 था, K भी 2 था तो यहाँ पे देखो K2 है, ठीक है। NO3 तो पूरे 2 थे, NO3 होल में 2 था तो यहाँ देखो NO3 यहाँ पे होल में 2 है, ये आगे 2 लग गया, मतलब ये पूरे सारे के सारे 2 है, ठीक है। तो NO3 यहाँ पे होल 2 हो गया और K यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे K2 है, ठीक है। I भी 2 है, I भी 2 है, Pb तो यहाँ पे सिंगल है तो यहाँ पे Pb सिंगल है, ठीक है। तो ये समझ आया। चलो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, देखो लिखा है कि सबसे पहले इसमें ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। लिखा है कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। रिएक्टेंट साइड में अगर तुम ऑक्सीजन को ऐड कर देते हो तो उसको कहेंगे ऑक्सीडेशन। और एक इसका दूसरा डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम रिएक्टेंट। अगर तुम रिएक्टेंट साइड से हाइड्रोजन को हटा देते हो तो उसको भी हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ठीक है। एक एग्जाम्पल देख लो, इसमें क्या है, कॉपर है। कॉपर के साथ जब हम ऑक्सीजन को ऐड कर दिए ना तो ये हीट के प्रेजेंस में जब इन दोनों को मिलाया गया तो यहाँ पे क्या बन के आया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस करने के लिए इधर 2 और इधर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इधर O2 था तो इधर O को हमको 2 करने के लिए इधर आगे 2 लगाया जाता है, नीचे नहीं लगाया जाता है, आगे 2 लगाया गया तो Cu भी 2 हो गया तो इधर Cu को हमको 2 करना पड़ा। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, टू रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में हमने यहाँ पे ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है। ये जो रिएक्टेंट साइड है इसमें ऑक्सीजन को हमने ऐड कर दिया तो ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। इसमें यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे कहीं भी हाइड्रोजन का बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला सिर्फ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन, ठीक है। इसमें लिखा है द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए रिएक्टेंट। देखो तुमने ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है। इसमें उसका अपोजिट लिखा है, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है। समझ आया, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और इसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, दोनों ही आपस में अपोजिट है। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो, इसमें लिखा है कि CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड,
कॉपर ऑक्साइड को जब हम यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ऐड करवाते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तो ये भी हीट के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो इसमें क्या क्या निकल के आता है, इसमें Cu अलग हो जाता है, ठीक है, और ये जो O है ना, ये जाता है H2 के साथ रिएक्ट कर जाता है, तो ये बन जाता है H2O। तो यहाँ पे एक चीज़ तुम लोग नोट कर सकते हो, यहाँ से Cu में O हट गया, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी Cu से O हट गया, तो O हट गया, तो यहाँ से ये वाला क्या हुआ, यहाँ पे रिडक्शन हुआ, यानी Cu का यहाँ पे रिडक्शन हो गया, O हट गया उससे। और यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन जब यहाँ पे प्रोडक्ट बन के आया ना, तो उसमें O ऐड हो गया, तो मैंने बोला था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे जो O है ना, इस O में कौन ऐड हो गया, H2, या O जाके H2 के साथ ऐड हो गया। तो यहाँ पे तुम्हारा देख सकते हो हाइड्रोजन का यहाँ पे ऐड हुआ ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन का यहाँ पे हट गया, यहाँ पे जो CuO था ये यहाँ पे Cu बन गया, तो यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ और यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, तो इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया ऑक्सीडेशन, जिसमें कि हाइड्रोजन ऐड हो गया, ठीक है, ये वाला हो गया, सॉरी ऑक्सीडेशन बोला, रिडक्शन, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो गया और ये वाला जो है इसमें कॉपर से ऑक्सीजन हट गया, ठीक है, तो ये वाला रिडक्शन। तो एक चीज़ तुम लोग नोट करना, इसमें दो चीज़ हो रहे हैं। तुमने जो पहले पढ़ा था, पहले वाले में क्या है, पहले वाले में सिर्फ एक ही चीज़ हो रहा था, क्या हो रहा था, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ऐड हो रहा था कॉपर के साथ, उसमें हाइड्रोजन का कहीं रिमूवल नहीं हो रहा था, ठीक है। अब ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है ना, इसमें दो चीज़ हो रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ नोट करो, इन दिस रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस टू कॉपर, इसमें कॉपर ऑक्साइड क्या था, रिड्यूस हो गया कॉपर में, एंड H2 जो H2 है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, इस H2 में O जाके रिएक्ट कर गया, या O के साथ H2 रिएक्ट कर गया, तो ये क्या बन गया, वाटर। सो इस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेकिंग प्लेस टुगेदर, दोनों ही एक साथ हो रहे हैं। तो ऐसे वाले प्रोसेस जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही एक साथ होते हैं, वैसे वाले प्रोसेस को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, या वैसे वाले रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो यहाँ तक हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन खत्म हुआ, यहाँ तक जो हमने पढ़ा ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये हमारा यहाँ तक में ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो डेली लाइफ में हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट होता है, तो एक चीज़ देखो, पहला है तुम्हारा कोरोजन। कोरोजन का मतलब तो पता होगा, कोई चीज़ का सड़ना, ठीक है, या खास करके जो बोलते हो तुम्हारे मेटल्स होते हैं उन चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे लिखा है व्हेन ए मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, ठीक है, एयर, एसिड एटसेट्रा, जब एक मेटल यहाँ पे तुम्हारे मॉइस्चर के साथ एक्सपोज करता मिल जाता है, या एयर के साथ, या किसी एसिड के साथ मिल जाता है, तो इस केस में ये क्या बन जाता है, फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म्ड विच वीकेंस द मेटल। देखो जब ये मेटल ना ये मॉइस्चर के साथ या एयर के साथ या एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो यहाँ पे ये कुछ समय के लिए एक पतली सी लेयर बना देता है, ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड, एक ऑक्साइड का लेयर बना देता है, ठीक है। कहाँ बन जाता है, वो मेटल के ऊपर, जो मेटल के साथ तुम्हारा मॉइस्चर, एयर या कोई एसिड रिएक्ट कर गया, ठीक है, वो तुम्हारा वहाँ पे उस मेटल के ऊपर में एक पतली सी लेयर बन जाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है, जो कि धीरे धीरे उस मेटल को वीक कर रहा होता है, एंड हेंस मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। और जैसे जैसे मेटल धीरे धीरे वीक हो रहा होता है, तो मेटल का यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा जो मेटल है वो वहाँ पे धीरे धीरे करके कोरोड हो रहा होता है, ठीक है, यानी सड़ना, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो कोरोजन का, ठीक है। जैसे तुम्हारा यहाँ पे जो आयरन का सड़ना होता है, या कभी कभी देखियोगे सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर का कोटिंग आ जाता है, जब लंबे समय तक सिल्वर को रखा जाता है, या तो वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, नहीं तो एयर के साथ, नहीं तो किसी प्रकार का एसिड के साथ अगर रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाता है, और कभी कभार कॉपर के ऊपर भी एक एक ग्रीन कोटिंग भी आ जाता है। तो ये सारे के सारे तुम्हारे एग्जाम्पल्स है कोरोजन के, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय गैल्वेनाइजेशन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और बाय पुटिंग पेंट्स, ठीक है। हम यहाँ पे कोरोजन को यहाँ पे रोक सकते हैं किस किस मेथड से, एक है गैल्वेनाइजेशन मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जिसमें कि तुम्हारे आयरन को यहाँ पे जिंक के ऊपर एक कोटिंग दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा आयरन सड़ने से बच सके, ठीक है। तो आयरन के ऊपर एक जिंक का कोटिंग होता है जिसकी वजह से आयरन सड़ने से बच जाए। दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है कोई मेटल अगर सड़ रहा हो तो उसके ऊपर किसी प्रकार का दूसरे मेटल का लेयर लगाया जाता है। दूसरे मेटल जैसे हो गया तुम्हारा सिल्वर का, ठीक है,
तो ऐसे वाले मेटल्स का लेयर को लगा सकते हो, या तो सिल्वर के मेटल्स के लेयर भी लगा सकते हो या दूसरे मेटल्स के लेयर भी लगा सकते हो। ठीक है, तो जो मेटल सड़ रहा हो उसके ऊपर दूसरे मेटल्स के पतली पतली लेयर लगाने से उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और बाय पुटिंग पेंट्स तो पता होगा। ठीक है, पेंटिंग करके भी हम यहाँ पे कोरोजन को रोक सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है रेंसिडिटी। अभी जो रेंसिडिटी होता है ना, इसका मतलब देखो, लिखा है द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे जो फैट्स है और जो ऑयल्स है, यानी जो खाना होता है नॉर्मली, वो अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाए, यानी उनमें अगर ऑक्सीजन का ऐड हो जाता है, ठीक है, जब तुम वहाँ पे सपोज करो ऐसे खुले अगर छोड़ देते हो तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन का अगर ऐड हो जाता है ना इन खानों में, तो ये तुम्हारे हो जाता है रेंसिडिटी, जिसका मतलब होता है सड़ना। ठीक है, खाना का सड़ना। ठीक है, तो इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो देखो, कभी कभार देखे होगे तुम, अगर कोई खाना को अगर ज़्यादा देर तक अगर ऐसे नॉर्मली रख दोगे ना बाहर में, तो उसकी वजह से देखना वो खाना ना थोड़ा सा अजीब टाइप का स्मेल आने लगता है उससे। ठीक है, और जब खाओगे ना तो वो खाना का टेस्ट भी बिगड़ गया होता है। ठीक है, जिसको बोल सकते हो खाना का सड़ना, या फिर वो खाना ख़राब हो चुका है टोटली। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? ये तुम्हारा होता है ऑक्सीजन का ऐड होने की वजह से। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारा है ना सारा खेल ऑक्सीजन का है। जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पे फैट्स और ऑयल्स के साथ वहाँ पे ऐड हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से खाना को वो, या जो फैट्स और ऑयल के साथ ऐड होने के बाद वो खाना को पूरा ख़राब कर देता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी इसका भी कुछ मेथड्स है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोरोजन के कुछ मेथड्स हैं ना तुम्हारे यहाँ पे कोरोजन को प्रिवेंट करने का, यहाँ पे इसका भी कुछ मेथड्स है। लिखा है कि मेथड्स टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। पहला है तुम्हारा बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अभी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होता है ना, ये कुछ केमिकल्स होते हैं। ठीक है, इनको तुम अपने खाने में ऐड करके, अगर सपोज करो तुमको खाना को बाहर रखना है, ठीक है, तो उसमें तुम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके खाना को ऑक्सीडेशन होने से बचा सकते हो। नंबर 2 है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें कि एयर, मतलब वो पूरा एकदम एयर से टाइट है पूरा, ठीक है, एकदम उसमें एयर घुसने की जगह ही नहीं होगी, ठीक है, तो वो एयर टाइट कंटेनर्स अगर तुम्हारे पास है तो तुम उसमें भी खाना रख के उसको रेंसिडिटी होने से बचा सकते हो। नेक्स्ट है रीप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। और देखिए होगी कभी कभार एयर की जगह यहाँ पे उसके साथ नाइट्रोजन, जैसे तुम नॉर्मली देखे होगे जो चिप्स का पैकेट होता है उसमें जो गैस होता है ना वो एक्चुअली नाइट्रोजन होता है। क्योंकि अगर तुम चिप्स के पैकेट को ऑक्सीजन के साथ अगर भर के वहाँ पे भेजते हो ना, तो वहाँ पे वो ख़राब होकर निकल के आता है। ठीक है, तो वो नॉर्मली देखोगे कि चिप्स का पैकेट या कोई भी नॉर्मली जो हम स्नैक्स खाते हैं ना, वो पैकेट्स में जो आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, ताकि वो लंबे समय तक भी अगर रख देना तो वो वहाँ पे ख़राब ना हो। ठीक है, और नेक्स्ट प्रोसेस है रेफ्रिजरेशन, यानी खाना को बाहर रखने से अच्छा उसको फ्रिज के अंदर ही रख दो। ठीक है, तो ये रहा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का फुल समरी वीडियो। मैं आगे इस चैप्टर से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। अगर आप लोग यही क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपका 80% पक्का आ जाएगा। और अगर आप लोग को झारसुगुड़ा में ऑफलाइन क्लासेस करना है या कहीं से भी ऑनलाइन क्लासेस करना है तो दिए गए इस नंबर से कॉन्टैक्ट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं जो जो वीडियोस लाऊंगा सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और कमेंट में ये भी बता देना कि मैं आप लोग के लिए और कौन कौन से चैप्टर्स के वीडियोस ला सकता हूं। थैंक यू।